नमस्कार हम शिष्यों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिकल क्रैश कोर्स फॉर राजस्थान जेई बाई CQA मेथड, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनिंग अप्रोच मेथड, जिस मेथड से आपका कुछ ही महीनों में जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो जाता है जेई लेवल के लिए। और आज इसका लेक्चर 3 है। टॉपिक हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जिन्होंने लेक्चर 2 नहीं देखा, मैं कहूँगा कि वो एक बार देख ले। उसमें मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं उसमें करा चुका हूँ क्वेश्चन के साथ साथ। और जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए मैंने, और उनको बहुत ही ईजी वे में समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो आपका इसमें कॉन्सेप्ट और थ्योरी भी साथ साथ में हो जाता है और आप क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख जाते हो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आप सामने देख सकते हो आज के लेक्चर का, इस क्वेश्चन से जो एवरेज बच्चा होता है वो डर जाता है, वो सोचता है ये क्वेश्चन उससे नहीं होगा, वो छोड़ देता है। लेकिन आज आपका इस लेक्चर में जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। द करंट वेव फॉर्म एज सोन बिलो इज अप्लाइड इन अ प्योर रजिस्टर ऑफ 10 ओम। व्हाट इज़ द पावर डिसिपेट इन द रजिस्टर। आपको 10 ओम का रजिस्टर दिया है और उसमें से करंट अप्लाई हो रहा है। करंट कितनी अप्लाई हो रही है ये आपको ग्राफ से समझने को बोला है और हमको पावर निकालना है, हमारा ये मेन एम है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ग्राफ जो दे रहा है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, मैं यदि सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये ग्राफ बेसिकली ये कह रहा है कि जो करंट हमने अप्लाई की है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। कैसे चेंज हो रही है? जैसे जब 0 सेकेंड है तो करंट भी 0 एम्पियर है। जब 1 सेकेंड है तो करंट, मान लीजिए 1 सेकेंड है तो करंट थोड़ा बढ़ा है। इस प्रकार से जब 2 सेकेंड हुआ तो करंट और बढ़ा, और जब 3 सेकेंड हुआ तो करंट 9 एम्पियर हो गया। फिर उसी टाइम 0 हो गया, फिर से बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और फिर जब 6 सेकेंड हुआ तो 9 एम्पियर हो गया। ये करंट इस प्रकार से चेंज हो रही है और हमको पावर निकालनी है। अब मैं सिंपल केस लेता हूँ। जब सिंपल केस होता है, जब आपको एक रजिस्टर दे देता है और उसमें से आपको आई दे देता है कि आई फ्लो हो रही है, तो आप पावर कैसे निकालते हो? आप पावर निकालते हो P बराबर I² R से। लेकिन अगर आपको ग्राफिकल फॉर्म में दे, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, यानी कि जब करंट टाइम के साथ चेंज हो, अगर मैं इसको डायग्राम के रूप में बोलूँ तो ऐसा रजिस्टर दे दे R और आपको I की जगह देवे di/dt। मैथ में जब भी कोई वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ करंट चेंज हो रही है टाइम के लिए, तो मैथ में इसको लिखेंगे di/dt। तो ऐसा जब दे दे तो वहाँ पावर निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि फिर हमें IRMS का स्क्वायर इंटू R करना है। तो अब हमारा ये मेन एम हो गया। तो मेन एम है हमारा IRMS इंटू 10, क्योंकि R की वैल्यू 10 हमें गिवन है। तो अब इस एम को पूरा करने के लिए हमारे पास एक नीड आ गई है IRMS की। अब ये नीड पूरी करनी होगी पहले, तब ये हमारा मेन एम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नीड है IRMS की। तो अब ये नीड कैसे पूरी करेंगे? तो देखिए, इस नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि आई एवरेज का स्क्वायर लीजिए, फिर उसका टाइम के साथ क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, फिर टाइम पीरियड का उसमें भाग दे दीजिए। ये हमारी नीड का फॉर्मूला है। तो अब इस नीड को पूरा करने के लिए देखिए, हमें टाइम पीरियड भी चाहिए और आई एवरेज भी चाहिए। यानी कि अब हमारे पास दो सब नीड आ गई है। पहली है टाइम पीरियड की और दूसरी है आई एवरेज की। जब ये दो सब नीड आप लेके आ जाओगे, यानी छोटी छोटी नीड लेके आ जाओगे, तो हमारी जो IRMS की नीड है वो पूरी हो जाएगी। तो पहले सब नीड की बात करते हैं, जो कि है टाइम पीरियड की। तो ये पहली जो सब नीड है टी निकालने की, इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है? तो देखिए, फ्रॉम रिपीटेशन ऑफ ग्राफ स्टार्टेड, यानी टाइम पीरियड बेसिकली वो टाइम है जिस टाइम के बाद आपका जो ग्राफ है वो रिपीट होना शुरू हो जाए। तो अगर मैं डायग्राम में देखूँ, डायग्राम में देखने पर हम पाते हैं कि जो ये हमारा टाइम है 3 के बाद ग्राफ रिपीट होना शुरू हो रहा है। आप देखिए, पहला ग्राफ ऐसा है, फिर से ऐसा है। तो ये 3 सेकेंड के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू हो रहा है। यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना है, वो 3 सेकेंड हो गया। तो हमारा यहाँ से जो टाइम पीरियड है उसका जो पहली सब नीड है वो हमारी पूरी हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी सब नीड की, जो कि है आई एवरेज निकालिए। तो आई एवरेज कैसे निकालते हैं? तो देखिए, इसका भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको चाहिए आई फाइनल और आई इनिशियल, यानी कि बाद की करंट और शुरुआत की करंट का डिफरेंस। फिर उसमें भाग देना है आपको फाइनल टाइम और जो स्टार्टिंग का टाइम है, इनिशियल टाइम है, उनका डिफरेंस, उन दोनों का भाग लेना है। और जब भाग के बाद जो वैल्यू आए उसको फिर स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, टी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इसलिए टी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये टी पर डिपेंडेंट हो गई एक तरीके से, इसलिए टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यह हमने देखा ग्राफ में। जब हम ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में हम पाते हैं कि जो हमारा फाइनल करंट है वो है 9 एम्पियर और जो इनिशियल है वो 0 है। इसी प्रकार जो टाइम है, फाइनल टाइम, वो है 3 सेकेंड और इनिशियल इसमें भी 0 है। तो यहाँ से हमारा जो है वो ये निकल सकता है इधर
कि ये देखिए कि फाइनल और इनिशियल का बीच में डिफरेंस देखिए 9 - 0 और टाइम का है वो 3 - 0। तो यहाँ से 9/3 आ जाएगा और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3t आ जाएगा और 23 से मल्टीप्लाई होकर 3t बन जाएगा। तो अब हमारा जो एवरेज करंट है उसकी वैल्यू आ चुकी है, क्या है 3t। तो अब दोनों सब नीड पूरी हो चुकी है। तो जब सब नीड पूरी हो जाती है तो चीर फाड़ सॉल्यूशन में जो हमारा नीड है वो भी पूरा हो जाता है। तो IRMS की जो हमारी नीड है अब वो पूरी हो जाएगी। इसमें मैंने आई एवरेज रख दिया और टाइम पीरियड भी रख दिया। तो अब यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन का नॉलेज काम आएगा। तो वो नॉलेज जिसको नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको आज के इस लेक्चर में आप सीख जाओगे। जो एवरेज बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जो स्क्वायर है 3 स्क्वायर, इसको मैं लूँ ऐसे लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया। अब 9 को मैं बाहर लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा 9/3 और पीछे बचा t स्क्वायर। इसको यदि फर्दर सॉल्व करते हैं तो 9/3 क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा 3 और जो t स्क्वायर है इसको मैंने ऐसे ही एक बार रखा है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जब भी x की पावर n होती है और उसको आप ऐसे इंटीग्रेट करते हो तो उसको कैसे लिखते हैं xn+1/n+1 और LL मतलब लोअर लिमिट, UL मतलब अपर लिमिट, ऐसे होता है। तो यहाँ देखिए t का स्क्वायर यानी जो n+1 है ना, ये n+1 इसकी जगह क्या हो जाएगा 2+1। तो यानी इस प्रकार से हो जाएगा t2+1/2+1 और ये ब्रैकेट में 0 से 3 तक। ये 0 यहाँ पे लोअर लिमिट है और 3 हमने लिया था अपर लिमिट टाइम पीरियड की। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर हम क्या पाते हैं कि t³ 2+1 3 हो जाएगा और 3 बाहर है। अब जब मैं इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अंदर लेके आऊँगा, जब 3 अंदर लेके आऊँगा तो हो जाएगा 27/3 और 0 अंदर लेके आऊँगा तो 0/3। अब 0/3 तो 0 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 27/3 और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो पीछे √27 हमारा आंसर आएगा IRMS का। तो यहाँ से IRMS हमको √27 मिल गया। तो अब हमारी नीड भी पूरी हो गई। तो अब हमारा जो मेन एम है पावर निकालने का वो हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि चीर फाड़ सॉल्यूशन में आप जानते हो सब नीड पूरी होती है तो नीड पूरी हो जाती है और नीड पूरी होती है तो हमारा एम भी पूरा हो जाता है। तो अब एम हमारा मिल गया जो है कि IRMS का स्क्वायर करना था। तो जब √27 का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से जो रूट है वो कट जाएगा, पीछे बचेगा 27 × 10 यानी कि 270 वाट। ये हमने कर लिया हमारा जो क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या किया, हमें बेसिकली ये डायग्राम दे रखा था जिसमें हमारा जो ग्राफ था वो टाइम के अकॉर्डिंग करंट को बता रहा था कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो जैसे हमने पाया कि जो हमारा टाइम के साथ करंट चेंज हो रही है तो हम समझ गए कि पावर निकालने के लिए हमको IRMS निकालना होगा। फिर IRMS के लिए हमने अपना फॉर्मूला इस्तेमाल किया जहाँ से हमको आई एवरेज और टाइम पीरियड भी निकालना पड़ा। फिर हमने वो दोनों निकाल के IRMS निकाल दिया और IRMS निकाल के फिर हमने अपना पावर भी निकाल दिया। तो ये हमने क्विक रिविजन कर लिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमको बेसिकली एक सर्किट गिवन है और हमको 2 वोल्ट का एक सोर्स गिवन है। तो देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फॉर द सर्किट गिवन इन फिगर बिलो द पावर डिलीवर्ड बाय, देखिए पावर डिलीवर कितना कर रहा है जो 2 वोल्ट का सोर्स है, ये हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो थोड़ा इसमें ध्यान नहीं देते, तो मैं आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा कि पावर डिलीवर, पावर डिसिपेटेड और पावर स्टोर, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंडीशन ऐसी हो सकती है कि पावर डिलीवर और जितनी पावर डिलीवर की उतनी डिसिपेट हो गई या उतनी की उतनी स्टोर कर ली, वो एक कंडीशन हो गई जब दोनों इक्वल हो जाती है। लेकिन ये तीनों का कॉन्सेप्ट अलग है। पावर डिलीवर करना मतलब कि पावर कितनी दी जा रही है, सोर्स ने कितनी जनरेट की है और कितनी दे रहा है। डिसिपेट मतलब जो पावर वेस्ट हो रही है और स्टोर मतलब जो स्टोर कर लिया उसने, संगठित कर लिए, इकट्ठा कर लिया है। तो पावर जनरेट करता है, फिर पावर डिलीवर होती है, फिर कुछ पावर डिसिपेट हो जाती है तो कुछ हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए, रटना नहीं है चीज़ों को, थोड़ा समझ के भी चलना है कि चीज़ों का मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। इसलिए मैंने छोटी सी चीज़ आपको थोड़ा बीच में बता दी है। तो चलिए अब हमको निकालनी है पावर। तो देखिए पावर कैसे निकाल सकता हूँ, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो P = V × I। तो हमें निकालने के लिए V चाहिए, I चाहिए। तो यहाँ से हमारी 2 नीड आ गई है। पहली नीड है वोल्टेज की, दूसरी नीड है करंट की। तो यानी कि अब हम दोनों नीड पूरी करने के लिए फर्स्ट नीड जो है 2 वोल्ट, इसके लिए क्या करेंगे, और सेकंड नीड है करंट निकालने के लिए, इसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए जो पहली नीड है वोल्टेज की वो तो हमको गिवन है कि V = 2 वोल्ट है, तो ये पहली नीड तो वैसे ही कंप्लीट हो गई। दूसरी नीड है करंट की, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब हम सर्किट में देखते हैं, इस प्रकार से तो हम क्या पाते हैं, हमें देखिए करंट कौन सी चाहिए, हमें ये वाली करंट चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से जितनी करंट हो रही है वही हम लेंगे। तो इस करंट के लिए हमने सर्किट में देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा KCL वाला मामला बन रहा है। यहाँ से भी कोई ब्रांच की करंट दे रखी है, मान लीजिए ये वाली भी पता चल जाए तो KCL वाला मामला बन रहा है।
तो मैं अगर ऐसे ले लूँ कि कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, मैंने करंट मान ली है इस वाले की ब्रांच की, देख सकते हो I1 मान ली है, और इसकी मुझे दे रखी थी 1 एम्पियर, यहाँ पे ये वाली 1 एम्पियर, और ये मुझे जो हमारी करंट निकालनी है, नीड है जो हमारी, वो I है, मैंने मान लिया ऐसा। तो यानी कि अब यहाँ से मुझे देख सकते हो कि KCL से मुझे मिला I बराबर I1 - 1। तो अब यहाँ से हमारी अगेन सब नीड आ गई है, क्या आ गई है, सब नीड आ गई है। इस I वाली नीड को पूरा करने के लिए जो I1 की सब नीड है वो भी हमें पूरी करनी होगी, क्योंकि I1 हमने मानी थी, उस ब्रांच में हमें गिवन नहीं थी। तो I1 को पूरा करने के लिए देखिए, जैसा कि आप जानते हो I का फॉर्मूला होता है एक तो Q/T, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ना चार्ज की बात है ना टाइम की बात है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बस लिखा है। मैन हमारा फॉर्मूला है I बराबर V/R। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ये सब नीड पूरी कर दूंगा I1 की। वोल्टेज हमको गिवन है, डायग्राम है, पैरेलली 2 वोल्ट है, रजिस्टेंस 1 है, तो 2/1 से जो I1 है वो 2 एम्पियर आ गई। तो यहाँ से हमारी सब नीड पूरी हो गई। तो इस सब नीड पूरी होते ही हमारी नीड भी पूरी हो गई, 2 - 1 एम्पियर। तो अब हमारी नीड दोनों पूरी हो चुकी है। जैसे नीड पूरी हो गई तो यहाँ से हमारी जो मेन एम है, जो हमारा मेन एम है वो भी पूरा हो जाएगा। क्यों, P बराबर क्या होता है, V/I। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 वाट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने अपना पावर का जो मेन एम था वो कंप्लीट कर लिया। तो हमने क्या क्या किया, फास्ट रिवाइज करा देता हूँ कि हमें पावर निकालनी थी, तो उसके लिए हमें वोल्टेज गिवन था, तो हमने कहा अभी करंट भी चाहिए, तो करंट के लिए हमने KCL इस्तेमाल किया। फिर KCL के लिए हमें I1 नाम की दूसरी करंट की ब्रांच की जरूरत पड़ी, दूसरे ब्रांच की करंट की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हमने V/R इस्तेमाल किया और हमने उस ब्रांच की करंट निकाली। फिर उस KCL से हमने करंट निकाल ली जो हमारी नीड थी, और जैसे हमें करंट मिली हमने P बराबर V/I से पावर निकाल ली। इस प्रकार से हमने अपना एम जो है पूरा किया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में जो गलती होती है मैं वो भी बताऊंगा आपको कि इस क्वेश्चन में एक आम स्टूडेंट क्या गलती कर सकता है। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से रीड करना है। तो अ सर्टेन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियल लीनियर रेजिस्टेंसेस, वन ऑफ विच इज डेजिग्नेटेड एज R एंड 2 कांस्टेंट आइडियल सोर्सेज। बेसिकली इसको समझे तो R दिया है और 2 सोर्सेज की बात की है, आइडियल सोर्सेज की। हमें नहीं पता वो सोर्सेज वोल्टेज है करंट है, आप कुछ भी मान लेंगे, मैं यहाँ पे करंट मान लूँगा, ठीक है। आप वोल्टेज मान के भी कर देना, वही आंसर आएगा। अब बात करते हैं आगे क्या लिखा है। तो द पावर कंज्यूम्ड बाई R इज P1। पहली पावर दे रखी है, कब, व्हेन ओनली द फर्स्ट सोर्स इज एक्टिव, यानी दोनों सोर्सेज में से जब एक सोर्स एक्टिव है तब जो R है वो P1 पावर कंज्यूम करता है। एंड P2 व्हेन ओनली द सेकेंड सोर्स इज एक्टिव, और जब सिर्फ दूसरा ओनली द सेकेंड सोर्स इज एक्टिव, इसने ओनली लगाया यानी कि फर्स्ट वाला उस टाइम ऑफ रहेगा, तो जब दूसरा वाला एक्टिव होगा तो वो P2 पावर कंज्यूम करेगा, वो जो रेजिस्टेंस है R। अब बोला है इफ़ बोथ सोर्सेज आर एक्टिव, अब बोला है दोनों को एक्टिव कर दूं तो बताओ कि पावर कितनी कंज्यूम करेगा R। तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर एक आम स्टूडेंट सोचता है कि अच्छा P1 पावर दे दी है, P2 पावर दे दी है, दोनों को वो ऐड कर देता है और ये वाला ऑप्शन लगा के आ जाता है और क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंडीशन दे दी है। पहली वाली जो P1 पावर है, हम पावर ऐड करते हैं नो डाउट, जब हमें निकालनी होती है टोटल पावर तो हम ऐड करते ही हैं, खास करके जब मैंने आपको बताया भी था लेक्चर 2 में कि जब पैरेलल दे रखा हो तब हम सीरीज के जैसे ऐड कर देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो P1 पावर है और जो P2 पावर है वो अलग अलग कंडीशन की पावर है। पहले में हम जो है वो फर्स्ट सोर्स एक्टिव रखते हैं, दूसरे में ओनली सेकंड एक्टिव रखते हैं, और तीसरे में दोनों एक्टिव रखेंगे। तो कंडीशनल पावर आ गई है, तो अलग अलग पावर आ गई है, तो यहाँ का कॉन्सेप्ट फिर अलग आ गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो आओ फिर चीरफाड़ करते हैं। तो देखिए जो टोटल पावर है, अगर मुझे टोटल पावर निकालनी होती है तो मैं क्या करूँगा, I² जो टोटल का I² निकालूंगा इंटू R से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी मुझे टोटल करंट का स्क्वायर निकालना है फिर R से मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन ये हमारा मेन एम अब मिल गया हमको कि I टोटल का स्क्वायर इंटू R करना है। अब इस एम को पूरा करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हो कि मुझे टोटल करंट भी चाहिए, तो टोटल करंट अब हमारी क्या हो गई, नीड हो गई कि पहले एक बार I टोटल निकालो। तो ठीक है, फिर तो इस नीड को पूरा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इंडिविजुअल करंट चाहिए होगी, I1 और I2 ये दोनों चाहिए होंगी। फिर मैं उनको या तो ऐड कर दूंगा, या मतलब देखिए मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा, ये भी कॉन्सेप्ट है, प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हमको करंट की डायरेक्शन नहीं पता। अच्छा मैंने I1 I2 क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि करंट सोर्स माना है मैंने, तो मैंने मान लिया कि एक सोर्स I1 करंट दे रहा है, एक I2 दे रहा है। और प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं पता, हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो मैं प्लस माइनस दोनों ले लिए। तो मुझे I1 I2 चाहिए दोनों सोर्सेज की, ताकि मैं टोटल करंट निकालूँ। तो लेकिन अगेन मुझे I1 भी नहीं पता, I2 भी नहीं पता, तो यहाँ से सब नीड आ गई है कि I1 निकालो, I2 निकालो, फिर जाके आपकी जो I टोटल की नीड है वो पूरी होगी। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, वही जो I देखा मैंने पावर का I² R का, तो मैंने इंडिविजुअल तौर पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया और यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई कि जो P1 पावर है उसमें मैंने R का भाग दिया, उसका रूट लिया। ये कैसे आया, आप जानते हो P बराबर I² R, उसी से आया है। तो यहाँ पे P1 और I1 ऐसे मैंने ले लिया है।
इसी प्रकार से I2 भी निकाल दिया मैंने, P2 अपॉन R का रूट। तो इस प्रकार से मेरे पास दोनों जो सब नीड थी I1 की और I2 की वो मैंने पूरी कर ली। तो जैसे ही सब नीड पूरी हुई तो मैं यहाँ से नीड पूरी कर सकता हूँ, मैंने नीड के अंदर रख दिया। तो जैसे हमारी ये नीड पूरी हो गई तो अब हमारा जो मेन एम है पावर का वो भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए जो हमारी नीड थी ये है रूट P1 अपॉन आर प्लस माइनस रूट P2 अपॉन आर, ये मैंने इसमें रखा। तो यहाँ देखिए मैथ है, कुछ लोग गलती कर देते हैं, ध्यान रखना थोड़ा कैलकुलेट में कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, और यहाँ पे P1 और P2 का रूट है, नीचे R और R का रूट है। तो मैं R देखिए यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। तो जब कॉमन लूँगा तो मैं रूट R है और ऊपर है स्क्वायर, ऊपर क्या है स्क्वायर। तो जब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो पीछे बाहर क्या आएगा R आएगा, तो यहाँ से R भी कट जाएगा, पीछे बचेगा रूट P1 प्लस माइनस रूट P2 का स्क्वायर। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर है। तो हम इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस प्रकार से सॉल्व करना है इसको, तो गलती नहीं करनी है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा लेके चलना है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हमें सर्किट गिवन है, कंसिडर द सर्किट एज सोन बिलो विच हैज़ अ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये देखिए इस प्रकार से एक सोर्स दे रखा है जो कि करंट पे ही डिपेंडेंट है, यानी करंट की कोई वैल्यू है वो जितनी चेंज होगी तो ये भी इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। द वैल्यू V2 अपॉन V1 इज, यानी हमें V2 और V1 का रेशियो निकालना है। तो चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली अब देखिए, अब जब भी हमें रेशियो निकालना होता है, हमारा मेन एम क्या है V2/V1, यानी हमें इसका निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, बेसिकली ऐसी इक्वेशन चाहिए। जब भी मैथ क्या बोलता है, यदि आपको दो वेरिएबल का रेशियो चाहिए तो इसका मतलब आपको बेसिकली ऐसी इक्वेशन यदि मिल जाए जिसमें वो दोनों वेरिएबल हो तो आपका काम बन जाएगा। तो हमारी नीड क्या हो गई कि बेसिकली हमको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए विच कंसिस्ट V1 एंड V2। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने इसके लिए सर्किट में देखा इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, सर्किट से मिलेगी। तो देखिए सर्किट को ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाला नोड को देखता हूँ, इस वाले नोड को अगर मैं यहाँ के कुछ वोल्टेज मान लेता हूँ तो देखिए ये सब तो पैरेलल है, तो ये V2 है यदि, तो यहाँ पे भी V2 ही होगा और यहाँ पे भी V2 ही होगा, क्योंकि पैरेलल में मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 में कि जो पैरेलल में वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है। तो यानी यहाँ का वोल्टेज क्या है, बेसिकली V2 है। अब यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो नोडल इक्वेशन का, ये भी मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था। तो ठीक है, फिर नोडल इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जब हमने इक्वेशन को इस्तेमाल किया नोडल इक्वेशन को तो क्या मिला, V2 माइनस V1 अपॉन आर, V2 अपॉन आर, और ये वाला माइनस एल्फा इंटू आई। ये माइनस क्यों लिया, जिसने लेक्चर 2 देखा है उसको पता है, क्योंकि अपोजिट कर रहा है ये। देखिए यहाँ पे ये इस एल्फा आई को देखिए, इसको फिलहाल एक करंट की तरह ही मानिए आप, करंट ही है ये। तो ये हम तो ऐसे जाते हैं और ये यूँ आ रहा है, यानी अपोज कर रहा है, इसलिए मैंने माइनस एल्फा आई लिया है। ये मैंने लेक्चर 2 में इसको अच्छे से बताया है। तो ये मेरी इक्वेशन मिल गई हमको, सर्किट से इक्वेशन मिल गई है, V2 माइनस V1 अपॉन आर प्लस V2 अपॉन आर माइनस एल्फा आई बराबर 0। अब देखिए, अब ये मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैथ के हिसाब से, क्योंकि मैथ वाले बच्चे जो होते हैं ऐसी चीज़ों को इनको एक बार बता दो ना तो वो हमेशा ध्यान रखते हैं और न्यूमेरिकल में गलती नहीं करते हैं। क्या चीज़ लिखी है मैंने कि ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द वेरिएबल। जब भी आपको इक्वेशन मिलती है तो आपका एम होना चाहिए कि उस इक्वेशन में मैं से वेरिएबल जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल कम कर दूँ। तो इसके लिए दो तरीके हैं, पहले तो आप उन वेरिएबल की वैल्यू पता कर लो, तो फिर तो काम आसान हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो खत्म हो जाएंगे। या फिर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट इनटू अदर वेरिएबल, और वो वेरिएबल कौन हो, जो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, एग्जिस्ट कर रहा हूँ, विच एग्जिस्ट इन इक्वेशन, जो ऑलरेडी इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैं जो कार्ड चार्ट हुई है, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स है मेरे, तो जाहिर है कि जब आप लिखते हो तो कार्ड चार्ट हो जाती है। तो इन अदर वेरिएबल विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वेरिएबल, उसमें कन्वर्ट कर दो, अगर आपके पास वैल्यू नहीं है तो इससे भी वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमें इक्वेशन मिली थी उसमें जो आई वेरिएबल था इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ V1 और V2 की फॉर्म में, क्योंकि आई क्या है बेसिकली, ये देखिए यहाँ से आई क्या आ रहा है, यही यहाँ से आ रहा है और रजिस्टेंस है R। तो V1 माइनस V2 अपॉन आर से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए V1 माइनस V2 अपॉन आर ही बेसिकली आई होगा। तो ये मैंने आई को चेंज कर सकता हूँ मैं वोल्टेज में V1 और V2 के फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी इक्वेशन में एग्जिस्ट जो है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि आई बराबर यहाँ पे है V1 माइनस V2 अपॉन आर, जो कि हमें सर्किट से पता चला। तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो वेरिएबल को है वो कन्वर्ट कर दूँ ऐसे वेरिएबल में। तो इसलिए मैंने आई का जो वेरिएबल है मैंने V1 और V2 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आई को रिप्लेस कर दिया। तो अब मेरी इक्वेशन ऐसी बन गई। देखिए इक्वेशन को सॉल्व करना इलेक्ट्रिकल में कोई सिखाता नहीं है, वो मैं से मान के चलते हैं कि आपको आती है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो एवरेज बिलो एवरेज बच्चा है वो इक्वेशन में भी अटक जाता है। तो इसीलिए मैं इक्वेशन को भी सॉल्व करना अच्छे से सिखा रहा हूँ। जिनको आती है वो स्किप कर सकते हैं या फास्ट देख सकते हैं।
तो V2 माइनस V1 अपॉन आर प्लस V2 अपॉन आर माइनस ये मैंने लिख दिया एज इट इज पुट करके अल्फा V1 माइनस V2 अपॉन आर। यहाँ से आप एलसीएम वगैरह ले लोगे तो आपको इस प्रकार से इक्वेशन मिल जाएगी V2 माइनस V1 प्लस V2 माइनस अल्फा V1 प्लस अल्फा V2। यहाँ से आप कॉमन लोगे तो इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी, देखिए इस प्रकार से ये वाली कि अल्फा अभी तो मैंने कॉमन लिया नहीं है तो V2 माइनस V1 प्लस V2 ऐसा इक्वेशन है तो सेम है। इसको बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़ सकते हो, पॉज करके देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ से देखिए यहाँ मैंने कॉमन वगैरह लिया है तो यहाँ देखिए V2 को मैंने कॉमन लिया है तो पीछे बचा 2 प्लस अल्फा और माइनस V1 को कॉमन लिया है तो 1 प्लस अल्फा बचा है। अब मैंने इसको माइनस की चीज़ को यहाँ लेके जाओगे तो प्लस बन जाएगा और इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब मुझे V2 बाई V1 चाहिए तो मैं V1 को यहाँ नीचे लेके आ जाऊँगा, इस प्रकार से ये V1 नीचे लेके आ जाऊँगा तो बचेगा V2 बाई V1 और यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी 2 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इसका आंसर है। तो हमारा ऑप्शन देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जब भी हमको रेशियो पूछ ले तो हमने क्या किया, मैं फर्स्ट रिवाइज करा देता हूँ कि बेसिकली मुझे इक्वेशन मुझे रेशियो पूछा था तो मैंने कहा मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें दोनों हो, तो मैंने देखा डायग्राम में तो मुझे नोडल इक्वेशन से मिली। तो जैसे नोडल इक्वेशन मिला तो वहाँ मुझे करंट के फॉर्म में वेरिएबल मिल गया, इसकी वजह से उस करंट को भी मैंने फिर V1 माइनस V2 अपॉन आर में चेंज कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व किया, कॉमन लिया, वहाँ से मुझे V2 अपॉन V1 की वैल्यू मिल गई। ये मैंने आपको फास्ट रिवाइज करा दिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन बनते ही सामने वाला घबरा जाता है, अरे बाप रे क्या दे दिया, लेकिन डरना नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बस होता है ना, आपने सुना है ना वो ऊंचे महल फीका पकवान, वो वाली बात है। तो ये बहुत बड़ा देर का क्वेश्चन, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे, हमको पहले तो पूछा क्या है वो पता करते हैं। तो द वैल्यू पूछिए करंट की कि ये जो करंट जा रही है ना इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, और इतना बड़ा सर्किट दे दिया है। तो देखिए इसको यदि मैं ढंग से देखूँ, पहले तो इसको चीर फाड़ करते हैं कि यदि मुझे करंट पूछी है तो करंट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, V अपॉन आर टोटल। तो V तो मुझे गिवन है 6, आर टोटल निकालना है, यानी इस सर्किट से मुझे अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो मेरे करंट जो है वो आ जाएगी। तो ये हमारा मेन एम हो गया और वहाँ से हमारी जो नीड क्या निकली कि आर इक्विवेलेंट की नीड है, तब जाके हमारा जो मेन एम है वो पूरा होगा। तो अब मैं इस सर्किट को ध्यान से देखूँ यदि तो मेरे जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से कुछ पैटर्न में दिखेंगे। आप देखो ये रेजिस्टेंस बीच में और रेजिस्टेंस, कैसे देखो ज़रा, ये देखिए ये पैटर्न इस प्रकार से फॉलो हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये रजिस्टेंस और बीच में इसका रजिस्टेंस, फिर एक और रजिस्टेंस, एक वापस ऐसा रजिस्टेंस, 4 रजिस्टेंस और बीच में ऐसा रजिस्टेंस, इस प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जब भी इस प्रकार से पैटर्न फॉलो करे ना, इस प्रकार से कि रजिस्टेंस बीच में रजिस्टेंस, तो हमको हमेशा देखना है कि कहीं वो कट तो नहीं रहे, कैसे कट रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी ऐसे कुछ आए तो अपोजिट ब्रांच का रजिस्टेंस देखना है, अगर वो सेम है, उनका मल्टीप्लिकेशन सेम है, अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लाई सेम होके आ रहा है तो जो बीच वाला रजिस्टेंस है वो कट जाएगा। यानी कि यदि इस प्रकार से है कुछ इस प्रकार से, वैसे मेजरमेंट का टॉपिक है, जब मेजरमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं और अच्छे से कराऊंगा। तो यहाँ से देखिए जब इस प्रकार से कंडीशन बन जाए इस प्रकार से, तो यहाँ से R1 इंटू R4 ये अपोजिट ब्रांच है, तो R1 इंटू R4 इनका मल्टीप्लाई यदि इक्वल हो जाए R3 इंटू R2 के, तो जो ये बीच वाला R है, जो ये बीच वाला R है ये फिर ओपन हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है। तो ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ़ R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 तो ब्रांच R को हम ओपन मानेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वोल्टेज इक्वल हो जाता है बेसिकली तो करंट फ्लो होती नहीं है। ये मेजरमेंट में और अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। तो हमारे इस जो सर्किट गिवन है इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखिए इस प्रकार से गिवन है, थोड़ा मैंने इसको और अच्छे से ईजी वे में बना दिया है, सेम डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम अलग नहीं है। तो यहाँ देखिए आप 2 इंटू 3 6 होता है और 3 इंटू 2 भी क्या होता है 6 होता है, यानी अपोजिट ब्रांच का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जो ये 2 वाला है ये खत्म हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इसी प्रकार यहाँ देखिए 3 इंटू 6 18 होता है और 6 इंटू 3 क्या होता है 18 होता है, तो अगेन ये भी कैंसिल हो गया। तो बस अब हमारे पास बेसिकली ये बचा है, तो हमें बेसिकली ये सर्किट दिया है, वो तो हमें डराने के लिए दिया था। तो अब यहाँ से देख सकते हो ये 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में गिवन है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे पैरेलल वगैरह में तो पहले नीचे वाले 2 को सॉल्व करोगे इस प्रकार से, इनको 12 और इसको 6 को, फिर जो मिलेगा हमको इस प्रकार से इसको आप 4 के साथ सॉल्व करोगे तो हमें पूरा आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा आर इक्विवेलेंट मिलेगा हमको 2 ओम। ये तो आता ही है सबको सॉल्व करना, इलेक्ट्रिकल के बच्चे को आर इक्विवेलेंट निकालना तो आता ही आता है, और कुछ मत आओ। तो 2 ओम यहाँ से आ जाएगा, वैसा नहीं आता तो भी मैंने बता दिया है बहुत ईजी वे में। तो यहाँ से जैसे हमको मिला तो हमारी नीड पूरी हो गई है। अब जैसे ही हमारी रजिस्टेंस की नीड पूरी हुई है तो हमारा मेन एम भी पूरा हो जाएगा। तो हमें 6/2 कर दिया तो 3 एम्पियर
हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितना ईजी था, हमें बेसिकली क्या पूछा था, आई पूछा था, हमें कहा वी अपॉन आर चाहिए, तो वी हमें दिया हुआ था, आर हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि भाई जो अपोजिट ब्रांच वाले जो है वो मल्टीप्लाई इक्वल आ रहा है, तो बीच वाला रजिस्टेंस गायब हो गया और हमारा आसानी से हमारा जो आर इक्वलेंट है वो निकल गया, और जैसे आर इक्वलेंट निकला हमारी करंट भी निकल गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी कॉन्सेप्ट का है, इस प्रकार से कि फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ आर इज एडजस्ट सो एज टू मेक द करंट इन आर एल इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, यानी बेसिकली हमको पूछा है कि इस आर की ऐसी क्या वैल्यू हो कि इस आर एल में से करंट जो है वो पास ही ना हो, जीरो करंट पास हो। तो यानी वही कॉन्सेप्ट आ गया अपोजिट ब्रांच वाला। तो हम जानते हैं कि ऐसा कब पॉसिबल है, जब करंट पास ही ना हो, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करे, तो वो तभी है जब अपोजिट ब्रांच का जो करंट है वो जो रजिस्टेंस है अपोजिट ब्रांच का, उनका जब आप मल्टीप्लाई लोगे तो वो क्या आएगा, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से यानी कि इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है, मैं ऐसे करा देता हूँ कि बहुत सिंपल है, 10 इंटू आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 इंटू 4। जाहिर सी बात ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ से यानी कि देख सकते हो 10 आर इज इक्वल टू 20, 10 20 के नीचे जाएगा तो 2 ओम आ जाएगा। बच्चों वाली मैथ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम। मैंने इसलिए ये भी कॉन्सेप्ट आ रखा है, क्वेश्चन आ रखा है इस कॉन्सेप्ट पे, इसलिए मैंने साथ ही ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमको सर्किट गिवन है और क्या बोला है कि सर्किट का टाइप क्या है, नेचर क्या है। मैंने आपको लेक्चर 2 में एक ग्राफ दिया था एलिमेंट का, और उसमें भी मैंने आपको पूछा था कि ये क्या नेचर है, तो वो तो था एलिमेंट का, ग्राफ से पहचानना था हमको। इस बार हमको सर्किट दे दिया है और बोला कि सर्किट से पहचानो कि सर्किट खुद कैसा है, लीनियर है, पैसिव, एक्टिव है, सब पहचानना है हमको। तो देखिए जब भी सर्किट को पहचानना हो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे सर्किट के लिए, टू आइडेंटिफाई अ सर्किट दैट इट इज़ लीनियर और नॉन लीनियर या पैसिव और एक्टिव। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहला तो कि इफ़ इट डज नॉट डिलीवर पावर, या ओनली डेसिपेट करता हो या स्टोर करता हो, यानी कि पावर डिलीवर नहीं करता हो, या तो डेसिपेट कर रहा हो या स्टोर कर रहा हो, तो उसको बोलेंगे पैसिव सर्किट। और ये तो मैंने पैसिव और एक्टिव की बात की। और लीनियर और नॉन लीनियर कैसे पहचानेंगे, तो जो उनके एलिमेंट है अगर वेरिएबल है, उनकी वैल्यू कैसी है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल वैल्यू है, या यूँ कहें कि फिक्स नहीं है, तो नॉन लीनियर होगा वो सर्किट। कैसा होगा, नॉन लीनियर। तो यदि मुझे एक्टिव और पैसिव देखना है तो मैं ये देखूंगा कि वो पावर कहीं डिसिपेट तो नहीं कर रहा, स्टोर तो नहीं कर रहा सिर्फ। यदि वो सिर्फ डिसिपेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, यानी वो पैसिव सर्किट है। और लीनियर के लिए कैसा देखूंगा कि जो उनके एलिमेंट है उनकी वैल्यू यदि फिक्स हो गई एकदम कॉन्स्टेंट, तो फिर वो लीनियर हो जाएगा। यदि फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो आओ सर्किट देखते हैं फिर। तो देखिए अब इस सर्किट को देखने पे क्या पाते हैं हम कि जो ये तो कट जाएगा, देख सकते हो आप, ये इधर करंट प्लस को छोड़ कर जाएगी, या माइनस, तो माइनस प्लस 5 के बाद कट जाएगा। तो जो पीछे क्या बचेगा, 2 ओम, 2 ओम रजिस्टर। और रजिस्टर क्या करता है, पावर डिसिपेट ही करता है, यानी कि पावर यहाँ पे क्या होगी, डिसिपेट होगी। तो सर्किट कैसा हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। यहाँ से निकल गया। दूसरा उसने कहा था कि वेरिएबल वैल्यू है, तो बिल्कुल वेरिएबल नहीं है, फिक्स है यहाँ तो 2 ओम 2 ओम, ऐसे वेरिएबल थोड़ी है। तो जब वेरिएबल नहीं है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पे कि यदि वेरिएबल हो तो हम कहेंगे नॉन लीनियर। तो यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, फिक्स है, तो कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो जब लीनियर हो जाएगा तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि पैसिव एंड लीनियर। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ये मैंने लिखा है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको आ जाएगा समझ में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हमको बोला है कि 3 पैरेलल रजिस्टिव ब्रांचेस आर कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सप्लाई। 3 रजिस्टिव की ब्रांच है जो पैरेलल है, वो कनेक्टेड है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ब्रांच करंट्स I1 I2 I3 इफ द ब्रांच रजिस्टेंस आर इन द रेशियो R1 R2 R3 2 4 6। यानी रजिस्टेंस का बेसिकली वैल्यू दे रखी है और करंट की पूछी है। तो हम सब जानते हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि आई जो है वो रजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि I1 की बात करूँगा तो R1 के अपोजिट मतलब इन्वर्सली होगा, I2 R2 के, I3 R3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से मुझे रेशियो मिल जाएगा कि I1 I2 I3 का रेशियो निकालना है, तो 1/R1 1/R2 1/R3 का रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी कि 1/2 1/4 1/6 का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा मैथ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैथ का कॉन्सेप्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी इस प्रकार से आपको रेशियो दे दे 1/x 1/y 1/z, तो यदि उसको अच्छे फॉर्म में लिखना हो, सही फॉर्म में, तो क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका किसका एलसीएम, XYZ का एलसीएम। तो इस प्रकार से करने के लिए मुझे 1/2 1/4 1/6, तो 2 4 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। 2 4 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ से 12 होगा, तो मैं जब काटूंगा तो ये 6 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो 6 3 2 जो है वो रेशियो आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमको एक सर्किट गिवन है इस प्रकार से, और बोला है कि इसका वोल्टेज पता करना है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। तो कैसे होगी, तो देखिए बहुत ईजी वे में करा दूंगा इसको भी। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे जब वोल्टेज पूछा है तो मैं जानता हूँ कैसे निकलता है, I इंटू आर से। आई की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है 2, आर इक्विवेलेंट नहीं पता है, तो यहाँ से नीड आ गई कि आर इक्विवेलेंट बताओ। तो फॉर नीड आर इक्विवेलेंट सर्किट में देखूंगा तो मैं क्या पाता हूँ, इस प्रकार से है कुछ,
सर्किट में इस प्रकार से है। तो यहाँ से देखिए 3 और 6 पैरेलल में है, जो सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 1 और 2 सीरीज में हो जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3 एम्पियर 3 ओम आ जाएगा। जैसे 3 ओम आया तो मैंने निकाल लिया, 2 इंटू 3 6। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला सर्किट में गिवन है हमको, बोला है कि यदि जो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम इसके अक्रॉस है वो वी है और रजिस्ट 10 वोल्ट है। देखिए दिखा इसने 10 वोल्ट है, वी इसने ऐसे डायग्राम में गिवन है और उसकी वैल्यू इसने दे दी है 10 वोल्ट है। बोला व्हाट इज़ द वोल्टेज ई ऑफ वोल्टेज सोर्स इज द सर्किट शोन बिलो। तो इसने बोला है कि जो ई वोल्टेज है ना ये वाला, ये कितना होगा, ये हमें पूछा है। तो अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, इसको समझते हैं। तो देखिए जब सर्किट देखा तो मैंने क्या पाया कि फ्रॉम सर्किट वी गेट दैट यदि मुझे ई कैलकुलेट करना है तो मुझे कम से कम करंट चाहिए, जो 5 ओम वाली ब्रांच है ना, ये वाली ब्रांच, इसमें मुझे करंट चाहिए, तभी मैं ई निकाल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा, आप नीचे समझ जाओगे। तो इसके लिए मुझे पहले करंट चाहिए, क्योंकि मुझे देखिए जो ई का इक्वेशन बनेगा वो करंट के बिना बनेगा नहीं। ई मतलब वोल्टेज, और मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 में केवीएल। जब भी मुझे वोल्टेज की इक्वेशन चाहिए होती है तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं केवीएल लगा दूँ, और केवीएल के लिए मुझे करंट चाहिए होती है। यहाँ मुझे करंट नहीं पता, तो पहला मेरा एम क्या हो जाएगा कि मैं करंट निकाल लूँ। पहले नीड बोल दो उसको, एम तो है ई निकालना, तो यहाँ से मेरी नीड आ जाएगी कि करंट की नीड है मेरे को। तो करंट की नीड के लिए देखो मैंने वापस से सर्किट देखा, तो मैं फिर से सर्किट देखा तो मैंने कुछ इस प्रकार से मैंने कंडीशन पाई कि मेरे को एक ब्रांच से 5 एम्पियर की करंट जो है वो नोड में एंटर कर रही है, 1 एम्पियर की करंट जो है वो लीव कर रही है, और I1 मैंने मान ली जो मुझे निकालनी है, और ये मुझे 10 वोल्ट उसने दे रखा है यहाँ से। अच्छा ये 1 एम्पियर कहाँ से आया, देखिए क्योंकि ये 10 ओम रजिस्टर है और ऊपर 10 वोल्ट दे रखा है, तो 10/10 1 हो जाएगा। करंट ऐसे निकालते हैं V/R से, इसलिए मैंने 1 एम्पियर लिखा है उधर इस वाले में। तो जैसे ही मुझे यह मिला 5 एम्पियर 1 एम्पियर मिला, तो मेरे I1 मिल जाएगी मेरे को KCL से। जैसे मेरे को 5 एम्पियर मिला, 1 एम्पियर मिला, तो KCL से मैं I1 भी निकाल सकता हूँ। तो I1 मेरे को 4 एम्पियर मिल गई। अब मेरी ये जो है वो पूरी हुई है KCL से। तो अब यहाँ से मेरे को जैसे मेरे को नीड मिली है, तो यहाँ से मैं इक्वेशन ले लूँगा कि 10 - E/5। देखिए कैसे, यहाँ से मेरे को उसने बेसिकली दे रखा था कि यहाँ पर 10 वोल्ट है, दे रखा था, यहाँ ई है। अब करंट जो है वो मैंने निकालने के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि जब बीच में रजिस्टर आता है तो वोल्टेज में से दूसरा वाला वोल्टेज माइनस करो, बीच और रजिस्टर का भाग लगा दो, वो करंट के इक्वल होता है उस ब्रांच के। ये मैंने आपको लेक्चर 2 में भी बताया था। तो यहाँ क्या आएगा, 10 - E/5 करूँगा तो वो उस करंट के बराबर आएगा। करंट मैंने निकाल ली है, तो जैसे करंट निकाली है मैंने, कितनी निकाली थी 4 एम्पियर, तो जो 10 - E/5 होगा वो 4 के बराबर होगा। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी और हम सॉल्व कर लेंगे, ई की वैल्यू हो जाएगी -10 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला -10 वोल्ट। बहुत ही इजी वे में, बेसिक वे में लेकर चलना है, सारी चीज़ों को बेसिक वे में लेकर चलेंगे तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मेन एम क्या है, फिर उसको पूरा करने के लिए नीड क्या है, उस नीड को पूरा करने के लिए सब नीड क्या है, बस ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही। तो मैंने इस प्रकार से सॉल्व करा दिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना। गलती होती है जो इसमें पकड़ में आएगी कि गलतियाँ कहाँ से कर सकता है एक बच्चा। तो देखिए हमको एक फिगर गिवन है इस प्रकार से, और बोला कि फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स, यानी इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज पूछा है। तो हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें गलती कहाँ होती है, मैं दोनों लिखूंगा, मिस्टेक भी लिखूंगा और फिर इसको करंट कैसे होता है वो भी लिखूंगा कि एक बच्चा मिस्टेक कहाँ कर सकता है। तो पहले तो मैंने करंट के अक्रॉस वोल्टेज मान लिया Vx, क्या मान लिया Vx मान लिया प्लस माइनस करके। अब बच्चा गलती कहाँ करता है, वो डायग्राम बनाता है इस प्रकार से, यहाँ लिखता है प्लस माइनस, उसको आदत पड़ी होती है, और यहाँ ऐसे करंट की दिशा डायरेक्शन, ठीक है। अब वो क्या लगाता है, KVL लगाता है। तो यहाँ से शुरू करेगा इस प्रकार से, IR लेगा इसको, यूँ जा रहा है वो, तो वो कहेगा कि ठीक है भाई, प्लस को करंट लीव कर रही है, यहाँ माइनस को लीव कर रही है तो माइनस V, फिर यहाँ प्लस को लीव करी तो प्लस Vx, ऐसे वो कर देगा। फिर बोलेगा Vx बराबर, यहाँ से सर्किट इक्वेशन को सॉल्व करेगा, V - IR उसको मिल जाएगा, ऑप्शन देखेगा और बोलेगा V - IR, यह करके आ जाएगा, वो बोलेगा आयो, क्या बोलेगा आयो, मार नंबर तो आयो, क्वेश्चन सही हो गया। लेकिन सही नहीं हुआ है, क्वेश्चन गयो, क्वेश्चन आयो नहीं, क्वेश्चन गयो, मतलब नंबर नहीं मिलेंगे, गलत हो गया। गलत कहाँ हुआ, देखिए जो हमारी आदत पड़ी हुई है ना इसको, ये वाली, इसको प्लस माइनस लिखने की, ये आदत हमें यहाँ पे ख़त्म कर देती है, इस क्वेश्चन में ख़त्म कर देती है। देखिए अब आप जो है वो डायरेक्शन इस प्रकार से ले रहे हो करंट की, इस प्रकार से। हम जब वो प्लस माइनस लेते हैं ना ऐसे, जब आदत पड़ी हुई है वो हम तब लेते हैं जब हम करंट को यूँ मान के चलते हैं। फिर जब हम प्लस माइनस लेते हैं वोल्टेज के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं करंट को। यहाँ तो ये खुद सोर्स है जो करंट ऐसे दे रहा है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो जो हमारा टर्मिनल का जो प्लस माइनस मानेंगे हम, वो इस प्रकार से मानेंगे, ना कि इस प्रकार से। तो ये गलती हो जाती है यहाँ से प्लस माइनस की। तो अब जब मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ऐसे सही कर दिया, अब वापस लेकर चलो,
तो यहाँ से वापस लोगे तो यहाँ से वी एक्स से शुरू करता हूँ, तो वी एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस आई आर आएगा, क्योंकि माइनस को लीव कर रहा है, या फिर से माइनस वी, देखिए यहाँ पे माइनस वी, ठीक है, इसमें इसको प्लस कर दो, ये तो माइनस ही रहेगा। और यहाँ से हमको इक्वेशन मिलेगी वी एक्स बराबर वी प्लस आई आर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देख लेना वीडियो एक बार रिवाइंड करके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें सर्किट दिया है, फॉर द सर्किट सोन व्हाट इज द वोल्टेज वी इफ द वोल्टेज सोर्स इज रिड्यूस बाय 50%। अब ये जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इस क्वेश्चन से पता चलता है कि रटा किसने है और समझा किसने है। जो चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ से वो बाहर हो जाते हैं। रटने वाले बच्चों को ऐसे क्वेश्चन ही बाहर करते हैं। ये क्वेश्चन बनाए इसलिए जाते हैं कि जो रट्टा वाला है वो बाहर हो और जो समझा हो जिसने वो अंदर हो, तो ये फिल्टर कर देते हैं बच्चों को। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, सारी दिमाग की शक्ति लगा देना इस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उसने क्या दिया है, सर्किट दिया है और बोला है कि ये वाला वोल्टेज है ना, ये वाला वी, ये बोला कि आप बताओ क्या होगा यदि जो सोर्स वोल्टेज है, यानी ये वाला, यहाँ पे जो वोल्टेज आप देखोगे उसको मैं 50% कर दूँ, कम कर दूँ, तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने कहा भी ठीक है, बहुत अच्छा। तो पहले तो जो वोल्टेज हमको निकालना है उसकी इक्वेशन बना देते हैं। वो क्या वोल्टेज है, वो बेसिकली रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है जिसके टर्मिनल्स कुछ इस प्रकार से दिए। यहाँ सारा खेल टर्मिनल्स का है, इसलिए ध्यान से समझना, प्लस माइनस दे रखा है इस प्रकार से। तो इसके अकॉर्डिंग जब मैंने इक्वेशन बनाई, इसके अकॉर्डिंग, इस टर्मिनल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन है, तो मेरा क्वेश्चन, जब मेरी जो इक्वेशन है वो क्या आई, इस प्रकार से आई, वी एस या प्लस को छोड़ रहा है, फिर यहाँ से जाएंगे तो जो प्लस वी को छोड़ रहा है और ये माइनस ई को, तो यहाँ से इक्वेशन बना वी एस प्लस वी माइनस ई बराबर 0। तो यहाँ से मेरा जो वी एस प्लस वी माइनस ई से जो वी है वो आ गया माइनस वी प्लस ई, और यहाँ से मेरा जो वी है वो क्या आ गया, ई माइनस वी एस। लेकिन मुझे वी एस नहीं पता, यानी वी एस है क्या, ये तो हमारा एम हो गया, मुझे वी निकालना है। तो यहाँ से मेरा बेसिकली जो वी और वी एस का जो रिलेशन है वो आ गया, क्या आया, वी बराबर ई माइनस वी एस। लेकिन मुझे वी एस नहीं पता, तो ये मेरी नीड हो गई कि वी एस एक्चुअली है क्या। तो इस नीड को पूरा करने के लिए अब मैं अपना जो सर्किट है वो, अपना कॉन्सेप्ट है वो लगाऊंगा। तो यहाँ देखिए टर्मिनल का जो है वो प्लस माइनस लिखेंगे, यहाँ गलती होती है, रटने वाला बच्चा यहाँ गलती मार देता है। यहाँ बोलता है कि अच्छा क्वेश्चन में भी तो गिवन है टर्मिनल, तो वो माइनस प्लस करके ऐसे कर देता है, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस कर देता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में तो उसने जो पूछा था उसके टर्मिनल है उल्टे, हमें तो अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। हम तो यूँ जाएंगे, तो हम तो कैसे जाएंगे, हम तो यूँ जाएंगे, तो हमारा जो टर्मिनल होगा वो प्लस माइनस ऐसे होंगे। तो इसलिए मैं ऐसे लिखने की वजह से अब जो मेरी इस सर्किट के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी वी एस के हिसाब से, वो इस प्रकार से बनेगी, वी एस माइनस आई आर माइनस ई, क्योंकि वी एस प्लस को छोड़ रहा है, यहाँ से आई आर होगा, आई मान लिया मैंने करंट, तो आई आर जो माइनस को छोड़ रहा है, तो अगेन यहाँ पे माइनस ई को है। तो यहाँ से मेरा जो वी एस की इक्वेशन आएगी वो आएगी ई प्लस आई आर। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें ये वी एस बराबर ई प्लस आई आर नहीं लेना है, इसका आधा लेना है। तो मैंने क्या ले लिया, वी एस बराबर ई प्लस आई आर बाई 2। इसको मैंने अपनी जो वी की इक्वेशन आई थी उसमें रखा, ई माइनस ई प्लस आई आर बाई 2। इसको सब सॉल्व करोगे तो हमारे जो कुछ इस प्रकार से आंसर आ सकता है, या तो यही आंसर दे देगा ऑप्शन में, या इसको आगे सॉल्व करोगे तो ई माइनस आई आर बाई 2 निकल के आ जाएगा। ये तो बच्चों वाली मैथ है। अब इसको मैं इजी वर्ड में कहूँ, इस पूरे क्वेश्चन को इजी वर्ड में कहूँ कि उसने पूछा क्या था, इसको बोल सकते हो महागुरु वर्ड्स। तो महागुरु वर्ड्स में इस क्वेश्चन को डालूँ तो बेसिकली उसने पूछा था कि फाइंड द ड्रॉप विद रिवर्स टर्मिनल्स। उसने जो वी पूछा था उसको बेसिकली उसने ये पूछ लिया कि यदि इसका टर्मिनल रिवर्स कर दूं, जो वोल्टेज वी ड्रॉप होगा ना उस पर, उसका यदि मैं जो टर्मिनल्स है वो रिवर्स कर दूं तब उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसीलिए जो माइनस प्लस का फ़र्क आ गया इधर। यदि बच्चा गलती कर देता है ना तो फिर उसको माइनस प्लस का फ़र्क जो है वो नहीं पता चलता, और वो ऑप्शन में उसको दोनों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल्स की बात हो रही है। करंट की बात मैंने जो आपको लेक्चर 2 में बताई थी, वहाँ की करंट की डायरेक्शन हम गलत मान लेते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं होती, सिर्फ करंट की वैल्यू की। लेकिन यहाँ आप गलत जो टर्मिनल है रेजिस्टेंस के आर प्लस माइनस, वो आपको मानने में बड़ा ही ध्यान रखना है। यहाँ आपको ऑप्शन में जो है वो आपको चकनाचूर कर सकता है, ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रजिस्टेंस दे रखे खूब सारे, वो बोला है कि V बराबर 2 वोल्ट है। कौन सा V, ये वाला V। इफ़ यदि 2 वोल्ट है तो बताओ कि I की वैल्यू क्या होगी, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो पहले तो ऐसे सर्किट को देखिए, कभी डरना मत। ये क्वेश्चन बहुत ही टुच्चे क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन को डराने के लिए होता है बस। जो बच्चा बेसिक से चलता है हमेशा वो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर लेता है। तो देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यहाँ मुझे जैसे वोल्टेज दे रखा है इसके अक्रॉस 2 वोल्ट, यानी कि यहाँ जिस इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी होगी, 2/2, 1 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। तो 1 एम्पीयर जब करंट फ्लो हो रही है तो मैंने ऐसे लिख दिया,
कि 2 ओम में से देखा मैंने 2/2 उसको अलग से भी लिखा है मैंने, बहुत ईजी वे में करने के लिए कि रजिस्टेंस में जब 2 ओम का रजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस 2 वोल्ट है तो 2/2 से करंट क्या आ जाएगी 1 एम्पियर। अब चूंकि ये सीरीज सर्किट है तो सीरीज में जो करंट होती है वो इक्वल फ्लो होती है, तो यहाँ यदि 1 एम्पियर फ्लो हो रही है तो यहाँ भी 1 एम्पियर ही फ्लो होगी। तो बेसिकली देखा जाए तो यदि दोनों को ऐड कर दूँ 1+2 सीरीज में है तो 3 ओम में से 1 एम्पियर जो है वो फ्लो हो रही है। इसका ये मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि 3 ओम में से 1 ओम की जो 1 एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो हो रही है, 3 ओम के रजिस्टेंस में से 1 एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो हो रही है। अब जब 3 ओम में से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो मेरे पास वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि मुझे करंट मिल गई और रजिस्टेंस मिल गया, तो जो करंट मिल गया रजिस्टेंस मिल गया तो वोल्टेज आ जाएगा। तो जब वोल्टेज आ गया कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है V बराबर IR, तो यहाँ से 3 वोल्ट आ गया। अब पैरेलल है तो यानी यहाँ भी कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया, इस वाले रजिस्टेंस के लिए भी कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। अब देखिए यहाँ 3 वोल्ट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए बेसिकली KCL से खत्म हो रहा है, ये क्वेश्चन KCL से खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है तो देखिए यहाँ अब मैंने कहा कि पैरेलल की वजह से इस वाले पे भी 3 वोल्ट का वोल्टेज आ गया, तो यहाँ भी रजिस्टेंस मिल चुका है, वोल्टेज मिल चुका है, यानी कि इस वाली ब्रांच में फिर करंट कितनी आ गई वो भी मिल गई 3/1 करके। तो कितनी हो गई 3 एम्पियर हो गई करंट। I बराबर क्या होता है V/R, तो 3/1 से कितनी आ गई 3 एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में 3 एम्पियर और उस वाले मैंने पहले निकाल दी थी कि 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो यानी यहाँ 3 फ्लो हो रही है, यहाँ 1 फ्लो हो रही है, तो यहाँ कितनी आई होगी जाहिर सी बात है 4 एम्पियर आई होगी, तभी तो आगे जाके 3+1 हुआ है। KCL से निकाल दिया मैंने, KCL की वजह से मेरे को इस वाली ब्रांच की करंट मिल गई 4 एम्पियर और यहाँ मुझे 4 मिल गया, यहाँ मुझे 2 गिवन है, तो जाहिर सी बात यहाँ कितनी आई होगी 6 एम्पियर आई होगी, तभी तो ऐसा हुआ होगा। KCL से निकाला ये भी, तो इस वजह से I बराबर क्या आ गया 6 एम्पियर आ गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, KCL से खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वोल्टेज ऑफ नोड A विथ रेस्पेक्ट टू O। इसके रेस्पेक्ट में बताना है इस नोड पे A पे कितना वोल्टेज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, तो ये हम करेंगे कि नोड A का कितना वोल्टेज है। तो देखिए चीरफाड़ करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि आपका नोडल इक्वेशन का अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो देखिए मैंने बेसिकली इस वाले वोल्टेज का VA मान लिया है, इसका मैंने VB मान लिया है, ठीक है। तो मुझे VA निकालना है, क्या निकालना है VA, तो मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा। नोडल इक्वेशन से क्या इक्वेशन बनेगी तो मैं बार बार करा चुका हूँ, V/2 प्लस VA माइनस VB/2, फिर ये -20 क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसको अपोज कर रही है। तो ये मेरा इक्वेशन सर्किट से आ गया। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने पे मेरे को इस प्रकार से मिलेगा कुछ, आप देख सकते हो बच्चों वाली मैथ है, 2VA इज इक्वल टू 40 प्लस VB। तो यहाँ से मेरे को VA की इक्वेशन मिल गई VB प्लस 40/2। तो ये हमारा मेन एम हो गया। तो मुझे इस एम को अचीव करने के लिए VB की ज़रूरत है, मैं VB, तो VB क्या हो गई VB नीड हो गई। तो नीड के लिए अब मुझे और इक्वेशन देखनी पड़ेगी जो कि नोड B की है। तो जब नोड B पे मैं नोडल इक्वेशन लगाऊंगा तो इस प्रकार से मिलेगी, और ये वाली इस इक्वेशन से मुझे VB की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए बच्चों वाली पूरी मैथ है, आप देख सकते हो, पॉज करके आप पूरा ये मेथड देख सकते हो। थोड़ा खुद से भी ट्राई करना, क्योंकि सारा देखोगे तो सॉल्व होगा नहीं, खुद से सॉल्व करोगे तो अच्छे से चीज़ें समझ आएगी, क्योंकि तो इक्वेशन ये तो कैलकुलेशन है, इसमें क्या मैं बताऊँ। तो देखिए यहाँ पे अब आगे देखिए, जैसे ही मेरे को VB की वैल्यू मिली है, अब देखिए VB की वैल्यू मेरे को पूरी नहीं मिली है, VB की वैल्यू मिली है VA माइनस 20/3। तो याद कीजिए लेक्चर 2 वाली लाइन, महागुरु लाइन, क्या लाइन थी कि जब भी आपको जो नीड है हमारी वो यदि मुझे फाइंडेबल टर्म में मिल जाती है तो खुश हो जाइए। तो हमारे फाइंडेबल क्या है, फाइंडेबल टर्म क्या है VA है, तो VB VA के फॉर्म में मिला है, तो ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही मेरे को मिला तो मैंने इसमें रख दिया, और जैसे ही मैंने रखा तो आगे सॉल्व करके ये देखिए 120 में से 20 कट जाएगा तो ये 100 आ जाएगा। ये मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, सॉल्व किया है मैंने अच्छे से, तो आप पॉज करके देख लेना। और यहाँ से मेरे को VA मिल जाएगा 20 वोल्ट। कैलकुलेशन में ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता कि कैलकुलेशन क्या समझाऊँ, थोड़ा बहुत तो आप भी करोगे ना। तो आई होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको फिर भी कोई डाउट है, वैसे तो मैंने एक एक स्टेप समझाया है, ऐसा सॉल्यूशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही चीर फाड़ तरीके से मैंने सॉल्यूशन लिखा है, खुद से लिखा है, तो आपको बुक में मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है जो मैंने कराया है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, अपनी इंस्टाग्राम ID मैं कमेंट में नीचे दे दूंगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस आप याद रखिए कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।